बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। प्यारे तलबा व तालिबात, इस उर्दू ऑनलाइन तदरीस में आप तमाम का इस्तकबाल है। उम्मीद है आप तमाम खैर व आफियत से होंगे। आज हम आपकी दरसी किताब का सबक नंबर 18, जिसका नाम है यादों की बारात और जिसके मुसन्निफ़ है जोश मलिक आबादी। गुज़िश्ता वीडियो में हमने हिस्सा अव्वल का मुताला किया था। आज हम इसका हिस्सा दुअम शुरू कर रहे हैं। तो आइए सबक का मुताला शुरू करते हैं। हिस्सा अव्वल की वीडियो में हमने गुज़िश्ता वीडियो में पढ़ा था कि जो साहब और उनके दोस्तों को वहाँ शालीमार पिक्चर्स में नौकरी मिलती है, लेकिन कुछ वक्त के बाद जो अहमद साहब है, जो शालीमार टॉकीज़ के मालिक, वो पाकिस्तान चले जाते हैं और फिर ये लोग बेरोज़गार हो जाते हैं और फिर इनको बहुत सी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इनकी माली हालत सही नहीं रहती है। आइए अब उसके आगे देखते हैं कि मैं उसी आलम में एक रोज़ शाम के वक्त शगल कर रहा था कि बाज़ार में यकायक एक क़यामत का हंगामा शुरू हो गया और हर तरफ से मारो 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 की आवाज़ें आने लगी। मैं बरामदे में जाकर झांकने लगा कि देखूं मामला क्या है कि इतने में किसी ने ज़ोर ज़ोर से मेरे फ्लैट का दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। मैंने भरी सोडे की बोतल हाथ में लेकर दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही एक सूरत आशना हिंदू पड़ोसी ने बड़ी घबराहट के साथ कहा, मिस्टर जोश साहब, आप फ़ौरन यहाँ से किसी मुस्लिम मोहल्ले में चले जाए। किसी ने महात्मा गांधी को गोली मार दी है। हिंदुओं का ख्याल है कि ये काम किसी मुसलमान का है, इसलिए फ़ौरन यहाँ से चले जाइए। मैं अपने बाल बच्चों और बोतल को लेकर अपनी बेटी की सहेली रिफ़त के मकान में, जो भिंडी बाज़ार में था, चला गया और वहाँ पहुँचा तो रेडियो पर जवाहरलाल का ये ऐलान सुना कि महात्मा जी को एक हिंदू मराठे गोडसे ने गोली मारकर हलाक कर दिया है। उस ऐलान ने मुसलमानों को कत्लेआम से बचा लिया। अगर जवाहर उस ऐलान में 5 मिनट की भी ताख़ीर कर देते तो लाखों मुसलमानों को तह तह कर दिया जाता। तो मुसन्निफ़ लिख रहे हैं जोश मलिक आबादी के मैं उसी आलम में एक रोज़ शाम को वक्त शगल कर रहा था, है ना। शगल के मायने तो कुछ काम कर रहा था। तो वहाँ यकायक बाज़ार में एक क़यामत का एक बहुत शोर हुआ, हंगामा हुआ और हर तरफ से मारो मारो की आवाज़ें आने लगी। जब वो उन्होंने झाँक कर वहाँ देखा कि क्या मामला है, तो उतने में किसी ने ज़ोर ज़ोर से उनके फ्लैट का दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने उनके पास भरी सोडे की बोतल थी, हाथ में लिया और फिर दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही उनका एक पहचान वाला हिंदू पड़ोसी घबरा कर आया और उनसे कहा कि मिस्टर जोश साहब, आप फ़ौरन यहाँ से किसी मुस्लिम मोहल्ले में चले जाए। किसी ने महात्मा गांधी जी को गोली मार दी है और हिंदुओं का ये ख्याल है कि ये काम किसी मुसलमान का है, इसलिए फ़ौरन यहाँ से आप चले जाइए। तो जोश साहब भी अपने बाल बच्चों और बोतल वगैरह को लेकर उनकी बेटी की सहेली रिफ़त के मकान में चले गए, जो भिंडी बाज़ार में रहती थी। वहाँ पर वो चले गए और वहाँ पहुँचे तो रेडियो पर जवाहरलाल नेहरू ने यह ऐलान किया कि महात्मा गांधी जी को एक हिंदू मराठे गोडसे ने गोली मारकर हलाक कर दिया है। उस ऐलान ने मुसलमानों को कत्लेआम से बचा लिया, है ना। जब जवाहरलाल ने ऐलान किया तो वो ऐलान से फिर सब हिंदू को समझ में आ गया कि नहीं, ये मुसलमान का काम नहीं है, तो हमारे किसी हिंदू मराठे ने ये काम किया है। और उस ऐलान के उस ऐलान में मुसन्निफ़ कह रहे कि उस ऐलान में जवाहरलाल 5 मिनट भी देरी करते तो लाखों मुसलमान तय तय कर दिए जाते, यानी तलवार से उनका कत्ल कर दिया जाता। दूसरे दिन मैं अपने फ्लैट में आ गया और ज़िंदगी फाका और फ़क्र के साए में गुजरने लगी। एक दिन मैंने देखा बीबी बेहद उदास बैठी है। पूछा क्या बात है। कहने लगी, मेरे पास जो रुपया था अब वो सिसकियाँ भर रहा है। जल्दी कोई सुफ्तिया करो, नहीं तो खुदा न करे धड़ाधड़ फाके होने लगेंगे। ये सुनकर ये बात मेरे दिल में आई कि अब मैं अपनी अन तोड़ दूँ और कलम कान में लगाकर काम गीत लिखने के नारे लगाता स्टूडियो के गलियों में फिरना शुरू कर दूँ।
तो दूसरे दिन फिर वो जब उनके फ्लैट में आ गए और ज़िंदगी फाका और फ़क्र के साये में गुजरने लगी, यानी तंगी में ज़िंदगी गुजरने लगी। एक दिन उनकी बीवी उन्होंने देखा कि उनकी बीवी बहुत उदास बैठी है, तो उन्होंने वजह पूछी। तो बीवी कहने लगी कि मेरे पास जो रुपया था अब वो सिसकिया भर रहा है, यानी अब वो ख़त्म हो रहा है। कोई सुप्तिया यानी कोई सुप्तिया के मायने कोई सहूलत या कोई बंदोबस्त कोई सहूलत अगर नहीं हुई तो खुदा ना करे कि धड़ाधड़ फाके होने लगेंगे। और ये सुनकर फिर जो साहब कह रहे कि मैं सोचा कि मैं अपनी अना को तोड़ दूं और कलम कान में लगाकर काम गीत लिखने के नारे लगाता हुआ स्टूडियो की गलियों में फिरना शुरू कर दूं। मेरे खून में जब उस इरादे की धमक पैदा हुई तो मेरे सीने का ख्वाबेदा शायर जोश यकायक बेदार हो गया और जामे से बाहर होकर कहने लगा कि तू इस दुनियादार शब्बीर हुसैन खां के बहकाने में आकर अगर प्रोड्यूसरों की तरफ जाएगा तो तेरी टंगड़ियाँ तोड़ कर रख दूँगा। वो कह रहे कि फिर उनके अंदर एक उनका उस इरादे को धमक पैदा हुई और तो उनके सीने में एक ख्वाबेदा शायर जोश यकायक बेदार हो गया है और वो उनसे कहने लगा कि अगर तू शब्बीर हुसैन के बहकावे में आकर प्रोड्यूसरों की तरफ जाएगा तो तेरी टंगड़ियाँ तोड़ कर रख दूँगा। यानी वो जो इरादा उन्होंने किया था कि भाई मैं प्रोड्यूसरों के पास जाकर अपने गीत उनको लिख कर दूँ, लेकिन उनके अंदर ही फिर दूसरी बात उनके दिमाग में और जहन में आई कि अगर तूने ऐसा किया बेटा तो वो तेरे टंगड़ियाँ टूट जाएंगी। यानी वो ना चाहते थे कि भाई मैं ऐसा करूँ। अपने गयूर शायर की ये घुन गरज सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और बिजली की लपक की मानिंद फ़ौरन एक तदबीर मेरी समझ में आ गई। मैं सीधा बीवी के पास गया और कहा, अशरफ जहां 5 दिन और रास्ता देख लो, अगर इस मुद्दत में कोई सुप्तिया ना हुआ तो मुझे 30-40 रुपये और ये काला कंबल दे देना। बीवी ने कहा, इस रुपयों से क्या करोगे और रुपये के साथ ये कंबल क्यों मांग रहे हो? मैंने कहा, मेरे एक कारोबारी मिलने वाले हैं, उनके साथ ले जाकर मार्केट से तरकारियाँ लाऊंगा और ऐन अपने फ्लैट की दीवार के नीचे कंबल बिछाकर आलू गोभी और भिंडे बेचना शुरू कर दूंगा। मेरे बाप को भी भिंडे बहुत पसंद थे और उनके खद्दाम बाज़ार से भिंडे खरीद लाते थे। अब उनका बेटा सड़क पर बैठकर भिंडे बेचेगा और अव्वल व आखिर में एक निस्बत पैदा हो जाएगी। ये सुनते ही बीवी उछल पड़ी, गोया खुदा न करे वो बिजली का झटका लग गया। उनकी आंखों में बड़े बड़े आंसू भर आए। कहने लगी, ऐसा करोगे तो नाक कट जाएगी। मैंने कहा, अशरफ जहां ताल्लुकादारी की बू दिमाग से निकाल डालो। हलाल की रोज़ी कमाने में कहीं नाकें कटा करती है? नाक तो कटती है चोरी चकारी करने, अपनी आन तोड़ देने और स्टूडियो के चक्कर लगाने से। और बगर से मुहाल अगर इस बात को बेइज्जती मान भी लिया जाए तो मेरे इस तरह सड़क पर बैठकर तरकारी बेचने से मेरी नहीं हिंदुस्तान की नाक कट जाएगी। तो शायर कह रहे कि मेरे अंदर का जो गैरतमंद गयूर यानी गैरतमंद शायर की घन सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरे अंदर एक बिजली की लपक की मानिंद फ़ौरन एक तदबीर उनके दिमाग में आ गई और वो सीधा अपनी बीवी के पास गए और कहा कि बेगम साहब 5 दिन और रास्ता देख लो, अगर कोई इस मुद्दत में कोई सहूलत कोई सुप्तिया ना हुआ तो 30-40 रुपये और ये काला कंबल मुझे दे देना। तो बीवी ने कहा कि ये काला कंबल और पैसे तुम्हें क्यों चाहिए? तो उन्होंने कहा कि मेरे कारोबारी मेरे एक दोस्त है, उनके साथ में वो मुझे ले जाएंगे, मार्केट से मैं तरकारियाँ लाऊंगा और ऐन अपने फ्लैट की दीवार के नीचे ये काला कंबल बिछाकर आलू गोभी भिंडे बेचना शुरू कर दूँगा। क्योंकि मेरे बाप दादा को भी भिंडे बहुत पसंद थे और उनके खद्दाम कहते खादिम की जमा है खद्दाम। तो जो उनके जो नौकर थे घर के वो बाज़ार से भिंडे खरीद लाते थे। अब उनका बेटा सड़क पर बैठकर भिंडे बेचेगा और ये बेचकर फिर ये सुनते ही बीवी उछल पड़ी और गोया खुदा ना करे कि वो बिजली की झटका लग गया उनको और उनकी आंखों में बड़े बड़े आंसू भर आए और कहने लगी कि ऐसे करोगी तो हमारी नाक कट जाएगी। तो उन्होंने कहा कि बेगम साहिबा ऐसा नहीं है, हलाल रोज़ी कमाने में काहे की नाक कटती है? नाक तो उन लोगों ही कटती है जो चोरी चकारी करते हैं, जो लूट फाट करते हैं, जो अपनी आन तोड़ देते हैं, जो स्टूडियो के चक्कर लगाते हैं। और अगर इसमें इज्जत मेरी गई भी, अगर इसमें की इज्जत मान भी लिया कि भाई
सड़क पर बैठकर तरकारी बेचने से मेरी इज्जत जाती तो मेरी नहीं जाएंगी बल्कि हिंदुस्तान की नाक कटेगी उससे। बीवी ने सर से लेकर पाँव तक मुझे देखा। ए अल्लाह, तू कहाँ जाकर सो गया है? कहाँ तकिए पर सर रख दिया और बड़ी बेकसी के साथ आंखें मूंद ली। बीवी की उस उदासी पर सेरा उवल भर आया। दूसरे कमरे में लेटकर सो गया। ख्वाब देखने लगा कि मैं अपने फ्लैट की दीवारों के नीचे सड़क पर कंबल बिछाए तरकारियाँ बेच रहा हूँ और सामने से जनाजे गुजर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि ये जनाजे किसके हैं? लोग कह रहे हैं तुम्हारे आबा व अजदाद के। जब बेदार हुआ तो देखा मेरा दामादुल तफ़ात एक अखबार लिए आ रहा है। उसने अखबार देकर कहा, मातमो सरकार हिंद को अपने रसाले आजकल के लिए एक एडिटर की ज़रूरत है जिसकी दरख्वास्तें मांगी गई है। आपके वास्ते ये बेहतरीन मौका है। आप फ़ौरन दरख्वास्त रवाना कर दें और पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास उसी दरख्वास्त की नकल भेज दें। मैंने कहा, बेटा दरख्वास्त तुम लिख लाओ, मैं दस्तखत कर दूँ। दामाद थोड़ी देर में दरख्वास्त लिख कर आ गया और दरख्वास्त दिल्ली भेज दी गई। फिर उनके सब बातें सुनकर बीवी इन्हें एकदम अफसोस किया और कहा कि अल्लाह, तू कहाँ सो गया है? ये इतने बुरे हालात और ये क्या क्या बोल रहे हैं। और उनकी बीवी को बहुत उदास हो गई और उसने आंखें मूंदकर वहीं सो गई। बीवी की उस उदासी पर उनका भी दिल भर आया और वो दूसरे कमरे में जाकर सो गए। और सोने के बाद जब जोश साहब ने ख्वाब देखा कि वो अपने फ्लैट की दीवार के नीचे सड़क पर कंबल बिछाए तरकारियाँ बेच रहे हैं और सामने से जनाजे गुजर रहे हैं और वो उनसे लोगों से पूछ रहा है कि ये जनाजे किसके हैं? तो लोग कह रहे हैं कि ये जनाजे तुम्हारे आबा व अजदाद के हैं। फिर जब उनकी आँख खोली तो देखा कि इत्तेफाक से उनके जो दामाद थे वो अखबार लिए उनके सामने आ रहे हैं और उन्होंने कहा कि सरकार हिंदुस्तान को अपने रसाले आजकल के लिए एडिटर की ज़रूरत है जिसकी दरख्वास्तें मांगी गई है और ये आपके वास्ते बेहतरीन मौका है। आप फ़ौरन दरख्वास्त रवाना कर दें, अर्ज़ी लिखकर रवाना कर दें और पंडित जवाहरलाल के पास उसी दरख्वास्त की नकल भेज दें। तो फिर जोश साहब ने उनसे कहा कि बेटा तुम दरख्वास्त लिख कर लाओ, मैं दस्तखत कर दूंगा। और फिर उनका दामाद थोड़ी देर में दरख्वास्त लिख कर लाया और फिर वो दरख्वास्त दिल्ली भेज दी गई। तो अज़ीज़ तलबा, ये हिस्सा दुआ में मुकम्मल होता है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हिस्सा सुवम के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।